जय हिंद दोस्तों। आज हम कंकर एनसीईआरटी सीरीज के अगले लेक्चर इसमें रैपिड रिवीजन कोर्स करेंगे। क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन कोर्स मैंने नाम दे दिया है, लेकिन इसमें हम रैपिड रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के साथ साथ करेंगे। मतलब ये नहीं कि हम टॉपिक्स छोड़ छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। एवरी टॉपिक वी विल डिस्कस, नॉट इन डिटेल, डिटेल में नहीं होगा, फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे ही उसको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को रिवाइज करने के लिए आप 1.5 या 2x पे भी देख सकते हो, लेकिन पहली बारी में आप नॉर्मल स्पीड में देख लेना जिससे आपको समझ में आ जाए। इसमें मैं लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा आपके आने वाले स्कूल एग्जाम्स के लिए, कोचिंग एग्जाम्स के लिए, और प्लस ये बोर्ड में आपकी अभी मैं बोर्ड के टाइम पे अलग रिवीजन कोर्सेज लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये टॉपिक भूलो मत, इसलिए बार बार आके रिवाइज कर सकते हो उसके लिए। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है। देखो, रिसोर्स कोई भी चीज जो तुम यूटिलाइज कर सकते हो उसको रिसोर्स कहते हैं, लेकिन उसमें भी तीन कंडीशंस हैं। पहला जो है कि वो टेक्निकली असेसिबल होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स के लिए आप बता सकते हो कि रिसोर्स पहला जो है टेक्निकली असेसिबल होना चाहिए। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। टेक्निकली असेसिबल, असेस मतलब होता है जो भी चीज आप उसको यूज कर पाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी उसको एक्सेस कर पाए, तो टेक्निकली असेसिबल हो गया। कल्चरली एक्सेप्टेबल हो गया, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके कंट्री के कल्चर से या फिर आपके कम्युनिटी के कल्चर से मैच ही ना करे, उसको रिसोर्स नहीं मानेंगे। और तीसरा है इकोनॉमिकली फीजिबल। ठीक है, ये तीनों चीजें अगर किसी भी यूटिलाइज्ड, यानी कि जिस चीज का आप यूज कर सको और ये तीनों चीजें बैलेंस हो सके, उसको कहा जाता है रिसोर्स। उसको कहा जाता है रिसोर्स। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, टेक्निकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब ये नहीं कि हम 2 किलो का रिसोर्स निकालें और उसमें हमको लग गया 2 करोड़ रुपया। तो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, इनपुट और आउटपुट इक्वल होना चाहिए, कल्चर में वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और टेक्निकली वो एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी के हम लोग यूज करके उसको एक्सेस कर पाए। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स पे पहुंचेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अगर हम करेंगे, रिसोर्स को कई तरीके से कई भागों में बांटा जा सकता है। तो रिसोर्स के अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि उसके मालिक को देखते हैं, तो उसको 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। मान लो जमीन है, जमीन को अगर मेरी जमीन है तो वो इंडिविजुअल टाइप में बट गई। अगर वो पूरे गांव का कोई एक मंदिर है उसकी जमीन है तो कम्युनिटी टाइप में बट गई। पूरे देश की जमीन नेशनल पार्क टाइप में वो नेशनल जमीन हो गई। और अगर हिमालय जैसे वो कुछ ले लो और ओशन ले लो तो ये इंटरनेशनल रिसोर्स में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपको एक लंबा डिटेल्ड मैं इसमें वीडियो ला दूंगा जिसमें इस अलग अलग का एग्जांपल दे दूंगा। ओरिजिन मतलब कहाँ से वो उत्पत्ति होती है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो खत्म हो सके, तो खत्म होने में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब रीन्यूएबल, जिसके अंदर रिन्यू होने की एबिलिटी होती है उसको रिन्यूएबल कहते हैं, नहीं होती है उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट 4 तरीके का होता है। पोटेंशियल होता है, मतलब कि अगर कोई रिसोर्स है या कोई जगह है, जैसे रिसोर्स में हम लैंड ले लेते हैं, तो उस लैंड के पास इतना वो पोटेंशियल रखता है कि वो बहुत फर्टाइल जमीन है, वो पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल है। लेकिन हम अगर जाने कि उसके अंदर माइनिंग करके हमको कुछ तेल मिल जाता है मान लो, लेकिन अभी वो कोयला मिल जाता है, लेकिन वो अभी वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, तो हमको पता चल गया कि वो पोटेंशियल रिसोर्स है। ठीक है, ऐसे ही डेवलप्ड में क्या होगा कि डेवलप हो चुका है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए। स्टॉक में होता है कि वो हमारे पास रखा हुआ है, हम उसको यूज भी कर रहे हैं। और रिजर्व्स मतलब हमने उसको फ्यूचर यूज के लिए रखा है। तो इसको देखो, पोटेंशियल मतलब यूज कर सकते हैं, डेवलप्ड मतलब यूज कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, स्टॉक मतलब कर पा रहे हैं, और रिजर्व्स मतलब करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके चैप्टर का, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। ये मैप है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये पूरा मैप है। ऊपर आपको माउंटेन सॉइल मिलेगा, क्योंकि ऊपर ही माउंटेन हिमालयाज मिलेंगे तो उसको माउंटेन सॉइल हो जाएगा। बीच में ये गंगा यमुना बहती है, आप लोग पिछले साल रिवर सिस्टम में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे अलुवियल सॉइल हो जाएगा। किनारे किनारे बीचेस हैं तो उसमें पानी बहता है, तो इसलिए ये भी आपका हो जाएगा अलुवियल सॉइल। यहाँ बीच में ये जो ग्रेइश दिख रहा है ये ब्लैक सॉइल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले लावा से था, आप लोग पिछले साल भी पढ़े होंगे, अभी मैं पढ़ा दूंगा जब डिटेल में बताऊंगा। और ये रेड कलर में दिख रहा है आपको, रेड सॉइल। ठीक, और ये कुछ कुछ जगहों पे लेटर है, ये मैप याद कर लेना, काफी कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद से हम इसका ट्रिक याद करते हैं। देखो,
सबसे जरूरी है कि इसको याद करना। तो आप लोगों ने पुष्पा 2 मूवी देखी होगी, पुष्पा मूवी देखी होगी, उसके एक्टर का नाम अल्लू अर्जुन था, ठीक है, कई लोगों का फेवरेट एक्टर भी है। तो अल्लू अर्जुन उस मूवी में क्या रेड सैंडलवुड का वो करता था तस्करी, तो वैसे ही अल्लू अर्जुन यहाँ पे भी रेड सैंडलवुड का यानी कि रेड सॉइल का तस्करी करने वाला एक वो व्यापारी है। तो आप लोग अल्लू से याद रखोगे अलूवियल, रेड सॉइल से याद करोगे रेड सॉइल, ठीक। तो अल्लू प्लेन इलाके में रहता था, अल्लू जो था वो प्लेन इलाके में रहता था, गंगा किनारे। तो अल्लू प्लेन गंगा, अलूवियल सॉइल प्लेन्स में पाई जाती है, गंगा ने उसको बनाया है और वो रेड सॉइल का बिजनेस करता है, ठीक। देखो ये रेड सॉइल है पूरा। उसके बाद से एक और चीज आप याद रख सकते हो कि साउथ में वो साउथ की मूवी थी, तो ये देखो साउथ में मोस्टली रेड सॉइल है। फिर आगे जाते हैं, उसको एक काली मिट्टी के अंदर दबा सफेद खजाने के बारे में पता चलता है। अल्लू अर्जुन को ब्लैक मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल के अंदर व्हाइट खजाना यानी कि कॉटन, व्हाइट खजाना यानी कि कॉटन के बारे में पता चलता है। तो यानी कि ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाया जाता है, ठीक। अलुवियल सॉइल प्लेन हो गया गंगा, उसके बाद से ब्लैक सॉइल में व्हाइट कॉटन उगाया जाता है। उसको 3 टास्क मिलते हैं ये खजाने पार करने के लिए। पहला टास्क होता है कि जाओ तुम पहाड़ पे, पहाड़ से चाय पत्ती लेके आओ, माउंटेन सॉइल जाओ, और माउंटेन सॉइल पे आप सभी ने सुना है दार्जिलिंग की चाय पत्ती, तो माउंटेन सॉइल में टी लीव्स हो गया, ठीक है। उसके बाद से आता है डेजर्ट, डेजर्ट में आप जाते हो, डेजर्ट में आपको प्यास लग रही होती है, तो अल्लू अर्जुन को बोला गया था कि तुम डेजर्ट जाके वहां से बाजरा और जवार लेके आओ। इसका एक और तरीका होता है कि एरिड सॉइल में वही चीजें उगती हैं जिसको खा के आपको प्यास लग जाए। जैसे आप मिलेट्स खाते हो, ज्वार बाजरा खाते हो, तो खा के आपको प्यास लग जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट कम होता है। तो इसीलिए डेजर्ट में वही फसलें उगती हैं, बाजरा ज्वार दाल ये सब, ठीक। तो अल्लू अर्जुन गया, वो प्लेन का इलाके में रहता था, गंगा किनारे रहता था, ब्लैक मिट्टी में उसको सफेद खजाने के बारे में पता चला, वो रेड सॉइल का व्यापारी था। वो उसको 3 टास्क मिलते हैं, पहला टास्क है माउंटेन पे जाना है, टी लीफ लाना है, दूसरा टास्क है कि डेजर्ट पे जाना है, बाजरा ज्वार लेके आना है, और तीसरा टास्क है कि एक लेटराइट नाम की जगह है, लेटराइट नाम पे खट्टे काजू ले आना है, लेटराइट नाम की जगह पे खट्टे काजू ले आना है, तो उसको जाकर के वो खजाना मिल जाएगा। तो काजू, खट्टा मतलब एसिडिक, मतलब ये सॉइल थोड़ी एसिडिक होती है, और ये काजू यहाँ पे उग सकता है। तो इसको आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, इतना करके आप फिर से इसको बार बार वही कहानी याद रखना, तो उससे याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये फोटो रखा है, तो स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप कर लेना, इससे बड़े पे ये ठीक से आ नहीं रही थी। तो इसमें मैंने उसी मिट्टी का वो फोटो है, ठीक है, वो ये ब्लैक सॉइल है, ये अलुवियल सॉइल, ये देखो हम नॉर्थ इंडिया में अभी हम रहते हैं, तो इसलिए ये अलुवियल सॉइल हमारी ऐसी मिट्टी दिखती है। वही फॉरेस्ट में जाओगे तो ये पेड़ लगे हुए हैं। तो ये अलग अलग तरीके की मिट्टी दी हुई है, इससे आप याद कर सकते हो। और ये यहाँ पे क्रॉप्स दिए हुए हैं, मैं एक बार आपको क्रॉप बता देता हूँ। अल्लू अर्जुन प्लेन इलाके में रहता था, दाल चावल खाएगा, हम भी नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, दाल चावल खाते हैं, गन्ना खाते हैं, तो ये उगेगा। ब्लैक सॉइल में कॉटन मैंने आपको बताया, तंबाकू उग जाएगा, ग्राउंडनट उग जाएगा, आप लोग लिखते रहिएगा अगर आप लोग नोट्स लेने बैठे हैं तो। रेड सॉइल में ये सब उग जाएगा आपका। इसको रेड सॉइल को हम मोस्टली इसलिए भी यूज करते हैं बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद से इसमें बाजरा पल्सेस ये सब उग जाएंगे। लेटराइट सॉइल थोड़ा कम फर्टाइल होता है, कम फर्टाइल होता है, और रेड सॉइल जो होता है वो रेड क्यों होता है, फेरस कंटेंट के कारण होता है, आयरन कंटेंट के कारण वो रेड होता है, ठीक है। उसके बाद से फॉरेस्ट सॉइल में आप देखोगे चाय पत्ती उगाई जाएगी, मैंने आपको बता ही दिया। एरिड या डेजर्ट सॉइल में बार्ली मिलेट्स उगाए जाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी आपकी सिलेबस में नहीं है, इतना आपको याद कर लेना है, क्रॉप्स और सॉइल्स, ठीक है। तो अब एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे और ये आपको क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हम वीडियो के एंड में बता देंगे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं उस पर क्लियर क्लियर फोटोज भेज दूंगा। अगला चलते हैं। अगला आपने रिसोर्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ लिया, उसका ट्रिक पढ़ लिया, उसके क्रॉप्स पढ़ लिए। ये टाइप्स ऑफ सॉइल और उसके क्रॉप्स आना एकदम मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम। अब आते हैं उसी रिसोर्स के प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों पड़ता है? रिसोर्स प्लानिंग इसलिए है कि मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है और मैं उसको घर पे रखा हुआ हूँ, तो घर पे तो वो पैसा चोरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे उस पैसे को ऐसे प्लान करना चाहिए कि वो पैसा बढ़ता भी रहे, ठीक है, और वो खत्म भी ना हो। क्योंकि अगर मैं पैसे को रखा हुआ हूँ और स्टॉक मार्केट में डाल देता, कहीं पे भी डाल देता, कहीं बिजनेस ही खोल देता, तो उस पैसे का कुछ तो यूज होता, लेकिन अभी मैंने उसको वैसे ही छोड़ा हुआ, ठीक। तो रिसोर्स प्लानिंग में आप अपने रखे हुए रिसोर्सेस को प्लान्ड तरीके से, जुडिशियस तरीके से, अच्छी तरीके से यूज में लाते हो रिसोर्स प्लानिंग करके, ठीक है। ये एक बस एक स्ट्रैटेजी है। जैसे रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जब कैप्टन थे,
तो वो अलग अलग अपने बैट्समैन को, अब ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे तो फास्ट बॉलर्स को लेके जाएंगे, इंडिया में खेलेंगे तो स्पिनर्स को खेलेंगे। मतलब क्या है, वो अपने रिसोर्सेस को स्ट्रेटेजिकली यूज करते थे, तो उसको रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। मतलब प्रेजेंट नीड को भी देखना है, फ्यूचर नीड को भी देखना है, while minimizing wastages, हम उसको ज्यादा बर्बाद ना करें, एंड ensuring sustainability। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है ज्यादा लंबे समय तक यूज कर सके उसको। अब रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स, ठीक है। हम विराट कोहली और वो महेंद्र सिंह धोनी वाला एग्जांपल लेके चलेंगे कि मान लो उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है अच्छे अच्छे बॉलर्स को लेके। ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर्स ज्यादा चलते हैं, तो सबसे पहले धोनी ये आइडेंटिफाई करेगा कि उसके पास अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स कौन कौन से हैं। तो वैसे ही हम रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, हम उसको लिखेंगे कि हमारे पास कितना है, हम उसको अपने साथ रखेंगे कि हाँ ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास। आखिर हमको ये कंडीशंस पता है कि हमको फास्ट बॉलर्स चाहिए, तो फास्ट बॉलर्स की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया अपने रिसोर्सेज को, वैसे ही हमारे पास रिसोर्स तो रखा हुआ है, हम पहले पता तो कर ले कि वो किस तरीके का रिसोर्स है। सेकेंड स्टेप आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। उसके बाद से आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई फास्ट बॉलर है और वो बार बार नो बॉल फेंक रहा है, जैसे बुमराह का पहले खूब नो बॉल, उसने चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग को कॉस्ट कर गई थी, तो वैसे ही हमको एक प्लान स्ट्रक्चर चाहिए उन सारे फास्ट बॉलर्स को यूज करने का, और उन बैट्समैन को जो जाएंगे वहां पे उनको भी ये सिखाना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पिच पे खेलते कैसे हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर ये सिखाएंगे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे प्लान्ड तरीके से यूज कर सकें, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से, स्किल्ड लोगों की हेल्प से, और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप से। जैसे मान लो अगर कोई रिसोर्स है तो उसको हम लोगों ने जान लिया कि ये कैसा रिसोर्स है, उसके बाद से हम उसको एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कि इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी। अगर कोयला मिला है तो कोयला को किस टेक्नोलॉजी से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, क्या क्या स्किल लगेंगे, कैसे कैसे लोग लगेंगे, ये सारी चीजें। अगला आएगा मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। अब मान लो जैसे धोनी को चूज करना है तो वो चेन्नई सुपर किंग के किसी भी बॉलर को चूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको अपने इंडिया की टीम को भी ध्यान में रखना है। तो वैसे ही हम लोग को रिसोर्स के प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट गोल भी साथ ही साथ रहे। ऐसा नहीं है कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट गोल है सोलर पावर में काम करना और हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं कोयला में काम करने की। तो हम सोलर पावर के रिसोर्स प्लानिंग करेंगे ना, तो इसीलिए ये तीनों स्टेप्स आपको अभी तक समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला है आपका, आपने रिसोर्स कर लिया, रिसोर्स प्लानिंग कर ली। अब हम जानते हैं कि रिसोर्स का डिग्रेडेशन कैसे होता है। आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। मतलब लैंड को बार बार अगर यूज किया जाएगा तो उसका डिग्रेड होने लगेगा। कोई बच्चा अगर डिग्रेड मतलब उसके कम नंबर आ रहा है, तो वैसे ही लैंड डिग्रेडेशन मतलब होता है कि उस लैंड की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है, ठीक। तो इसमें हमारे बुक में दिया हुआ है सॉइल इरोजन के बारे में, ठीक। सॉइल इरोजन का हम पढ़ लेते हैं। सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वॉर्न अवे, उड़ के चला जाता है, मतलब हट जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस, विंड, वाटर एंड ग्लेशियर। देखो, एजेंट ऑफ इरोजन होते हैं, एयर है, वाटर है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये लिख लेना आप लोग। उसके बाद से इरोजन मतलब इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इस फोटो को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस इन विच द सॉइल पार्टिकल्स आर लूजन्ड और वॉश्ड अवे, ठीक है, इसको पूरा लिख लेना। अब मैं आपको इसमें कुछ कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। अगर बैड लैंड आपसे एग्जाम पूछा है, बैड लैंड क्या है, तो लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज बैड लैंड। मतलब कि जो जमीन कल्टीवेशन लायक नहीं है उसको बैड लैंड कहा जाएगा, इसको याद कर लेना। देखो इसका प्रोसेस क्या है सॉइल इरोजन का, पहले डिटैचमेंट होगा। कोई भी चीज जब हट के जाती है ना तो पहले वो धीरे धीरे हटती है, तो वो डिटैच हो रही है, डिटैच होगी, और उसके बाद से वो डिटैच होके दूर कहीं चली जाएगी। मान लो ये दोनों हाथ चिपके हुए हैं, दोनों मिट्टी से, मिट्टी ही है, पहले डिटैच होगा और फिर कोई चीज आएगी जो इसको बहा ले जाएगी, अभी अकेला रह गया, ठीक है। तो डिटैचमेंट हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये दोनों मिलकर इरोजन कराते हैं। इसमें टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो पूरी पूरी उड़ जाती है। अगर पूरी की पूरी शीट उड़ जाती है तो उसको शीट इरोजन कहा जाता है। और कहीं कहीं से अगर देखो यहाँ पे भी ये पहाड़ था पहले, इरोजन हुआ, पेड़ की मिट्टी बच गई, इधर वाली मिट्टी सारी इरोड हो गई। यहाँ पे देखो पानी आता है, ये येलो कलर में पानी दिया हुआ है, पानी ने गली बना दिया, इसको गलीज कहा जाता है इंग्लिश में। पानी ने मिट्टी को इरोड करके गली बना दिया है। ये देखो यहाँ पे जहां जहां पेड़ लगे हैं वहां पे पानी है, मिट्टी है, बाकी हर जगह उड़ गई। तो आप लोग क्या देख रहे हो, सॉइल इरोजन में टॉप लेयर ऑफ सॉइल वॉश अवे हो जाती है अलग अलग एजेंट के कारण, वाटर, एयर और ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक। उसमें क्या है कि अगर जहां जहां पेड़ लगा हुआ है वो बचा रहा है, मतलब कि हम लोग सॉइल इरोजन को बचा भी सकते हैं।
अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिसमें हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। तो देखिए, पहला है विंड ब्रेक्स। इसमें अगर आप अपने गांव में भी देखा होगा कि खेतों के किनारे किनारे पेड़ लगे हुए होते हैं, सागवान वागवान के हमारे खेतों में लगे हुए होते हैं, जिससे हमको पता चल रहा होता है कि ये पेड़ सिर्फ इसलिए नहीं लगाए गए हैं कि खेत की बाउंड्री हो जाए, हमारा खेत है हमारा खेत है। ये इसलिए लगाया होता है कि अगर कहीं बाढ़ आती है तो मिट्टी उड़ के ना जाए, ठीक है, फसल उड़ के ना जाए। ठीक, फिर आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें आता है कि हम स्ट्रिप्स में क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, इसमें भी अगर जब पानी आएगा तो उसको रास्ता मिल जाएगा बहने का। फिर टेरेसिंग और काउंटर क्रॉपिंग, ये दो चीजें मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में अलग से मेंशन्ड है और ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर नो टिल प्लांटिंग, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, पहले ऐसे ही बिया छीट दिया जाता है फिर उसको अच्छे से लगाया जाता है। नो टिल प्लांटिंग में फार्मिंग मेथड वेयर सीड्स आर प्लांटेड डायरेक्टली इनटू द सॉइल विदाउट प्लाउइंग। इसमें उसको छिड़ा नहीं जाता है मिट्टी को, सीधा बीज ही बोए जाते हैं। नो टिल प्लांटिंग, विंड ब्रेक, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना काउंटर क्रॉपिंग और टेरेसिंग। ठीक है, कवर क्रॉप्स में हम लोग घास उगने देते हैं जो कि मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। होता क्या है कि पेड़ का जो जड़ होता है वो मिट्टी को एकदम एक दूसरे से बांधा रहता है, तो भले पानी आता भी है तो जड़ वो जो है वो इतने अच्छे से पकड़ा हुआ है कि उसको वो जाने नहीं देता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन है ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर मैं इसको भेज दूंगा। अगला आता है, मैंने आपको दो बताया, काउंटर प्लाविंग और टेरेस फार्मिंग। काउंटर, ये बहुत अच्छा मुझे डेफिनेशन मिल गया था गूगल से तो मैंने ले लिया है। काउंटर फार्मिंग इन्वॉल्व्स प्लाविंग ridges along the natural contours of sloping land to slow water runoff and allow more absorption। मतलब कि आप लोग को दिखा देता हूं मैं फोटो, ये देखो, ये काउंटर प्लाविंग है, ठीक है, इसमें ऐसे लगा हुआ है, इसमें आप ऑब्जर्व, इसको पढ़ो अच्छे से। प्लाविंग रिजेस है, रिजेस मतलब होता है किनारे पे ऐसे जो होता है ना, ये रिजेस है, ठीक, along the natural contours of sloping land to slow water runoff। आप इसको ना पूरा ऐसे सीढ़ी नहीं बनाते हो, इसको पूरा ऐसे टेरेस फार्मिंग की तरह सीढ़ी नहीं बनाते हो, इसको आप किसी भी पहाड़ को चारों तरफ से गोल गोल ऐसे वो कर देते हो ताकि पानी जो है उसको थोड़े फ्लो को आप रोकते हो, पानी के फ्लो को रोकते हो जिससे वो सॉइल इरोजन को रोकता है और इसमें भी आप क्रॉप्स उगा सकते हो। ठीक है, स्लोपिंग टू स्लो वाटर रन ऑफ एंड अलाउ मोर अब्जॉर्प्शन। ज्यादा पानी, देखो अगर यहाँ से पानी ऊपर से गिर रहा है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, पेड़ लगा दिए हैं आपने, मिट्टी जकड़ी हुई है, तो वहां पे पानी ज्यादा ऑब्जॉर्ब होगा और पानी ऑब्जॉर्ब होना मतलब ज्यादा फर्टाइल होगा। तो इसीलिए काउंटर प्लाविंग की जाती है कि पानी को रोका जा सके, वो मिट्टी दहा ना ले जाए और उसके बाद से आप उसमें फसलें उगा पाओ, तो उसको काउंटर प्लाविंग कहते हैं, काउंटर फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, टेरेसिंग मॉडिफाइज स्लोप्स इनटू फ्लैट सरफेसेस सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। टेरेसिंग में ज्यादा आसान है खेती करना। आप बताओ ऐसे टेढ़ा रहेगा तो उसमें खेती करना भी मुश्किल है, लेकिन जब ऐसे सीढ़ी की तरह रहेगा, ऐसे सीढ़ी की तरह रहेगा, तो इसमें आप आराम से जा करके उगा सकते हो। अलग अलग चाय पत्ती देखते हो आप आसाम में ऐसे ही उगाया होता है। तो ये सारे क्या है, सॉइल इरोजन को, भाई पहाड़ अगर ऐसे नेचुरली रहेगा, पानी अगर आएगा इस पे, पानी आया जो ऊपर का पानी उड़ा ले जाएगा सारा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो पानी नहीं उड़ा पाएगा। यहाँ पे हम खेती भी कर लेंगे, काउंटर प्लाविंग में हम उसको पानी को रोक लेंगे बहने से। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई हैं। इसको आप अच्छे से, अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा काउंटर प्लाविंग और टेरेस फार्मिंग में तो ये लिख लेना। ये है आपका काउंटर प्लाइंग, फोटो मैंने ऐड कर दिया है। एक और बार समझ लो, काउंटर प्लाइंग में पूरे पहाड़ को गोल गोल तरीके से काट दिया जाता है। इसमें फसल कम उगती है लेकिन सॉइल इरोजन ज्यादा, मतलब हम बचा सकते हैं। पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं इसमें, क्योंकि हम पेड़ पौधे लगा लिए हैं तो पानी ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा इजीली हो जाता है। टेरेस फार्मिंग में कल्टीवेशन ज्यादा आसान होता है और ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, सॉइल इरोजन पढ़ लिया, सॉइल इरोजन पढ़ने के बाद से उसके अलग अलग तरीके पढ़ लिए उसको रोकने के। अब ये तो हो गए तरीके, अब क्या है, अब मीटिंग करनी है, अब बोलबाला करना है, अब भौकाल बनाना है। भौकाल बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक मीटिंग हो रही है कि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, रिसोर्स को बचाना जरूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए पूरी दुनिया जो है वो रियो दे जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, वहां पे समिट करती है, रियो समिट, और वहां से निकल के आता है एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 में वो लोग पृथ्वी को बचाने की बात कर रहे होते हैं, अलग अलग स्टेप्स दे रहे होते हैं। एजेंडा 21 1992 में होता है। अब ये पुरानी चीजें हो गई हैं तो करंट अफेयर्स के हिसाब से तो ये फिजूल है, लेकिन जो चीज शुरू हुई होती है तो उसको पढ़ना जरूरी होता है। तो इसीलिए एजेंडा 21 1992 में रियो दे जेनेरियो में होता है, ये ब्राजील में है। लिख, क्या है, ये कॉम्प्रहेंसिव एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये क्या क्या गोल है इसके, इन्वायरमेंटल गोल है, सोशल गोल है, इकोनॉमिक गोल है, इन सबको, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हटानी है। ये फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लेना,
इसमें समझाने का लायक सिर्फ इतना है कि एजेंडा 21 1992 में निकला था। इसमें सारा विश्व मिल करके, विश्व की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो मिल करके एक एजेंडा बनाएंगी कि हम पृथ्वी में क्या क्या चीजें नुकसान हो रहा है उसको रोकेंगे, और कैसे कैसे अलग अलग तरीके से काउंटर फ्लोइंग टेरेस फार्मिंग जैसे और नए नए सॉल्यूशंस लाके कैसे पृथ्वी के हो रहे इस सॉइल इरोजन को या वाटर जो भी है पॉल्यूशन से रिलेटेड रिसोर्स का डिग्रेडेशन की वजह से उसको रोक सकेंगे। ठीक, रियो समिट 1992 वहीं पे निकला था। ठीक, ये यूएनसीईडी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनसीईडी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने ये रियो समिट कराया था। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ये कोऑपरेशन हुआ था और इसको अलग अलग देशों ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने फंड किया था। इतना पढ़ लोगे बहुत है। ठीक है, ये रिवीजन कोर्स है इसलिए इतना पढ़ा रहा हूं। जब होगा तो मैं करंट में जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं वो भी आपको समझा दूंगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं अलग अलग देशों को मिला करके, वो लोग अब हर साल प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे पृथ्वी को बचाएंगे। ठीक, तो दिस वाज माय रैपिड रिवीजन कोर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मैं आपको एक और बार दिखा दे रहा हूँ। काउंटर प्लॉइंग और टेरेस फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। सॉइल इरोजन, इसका आप फोटो बना सकते हो तो फोटो बना लेना। इसमें ये अलग अलग नाम लिख देना सॉइल इरोजन बचाने के लिए। रिसोर्स प्लानिंग भी आजकल खूब पूछा जाता है, इसके 3 स्टेप्स पूछे जाते हैं, ये देख लेना। उसके बाद से ये अल्लू अर्जुन वाला ट्रिक याद कर लेना, और ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल याद कर लेना, और उसमें अलग अलग क्रॉप्स याद कर लेना। इन सॉइल्स में पोटास कितना होता है, ह्यूमस कितना होता है, कितना पानी होता है। अब जैसे ब्लैक सॉइल है, इसलिए ज्यादा वाटर रिटेंशन करता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन इसी में होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको डिटेल्ड कोर्स में पढ़ाऊंगा, ये रिवीजन कोर्स में नहीं है। बाकी मैं आपको ये वाली फोटोज दे दूंगा जिससे कि आप ये सब भी पढ़ सकोगे कि किसमें कितना है। ठीक, so this will be the class, this will be the revision course, I hope you liked it and this is the telegram, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम में आप जो जो मैंने पढ़ाया है उसके फोटोज आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको अपने आंसर चेक कराने हैं तो आप यहाँ पे फोटो भेज करके मैं उसमें आंसर भी चेक कर लूंगा और आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या गलती हो रही है। सो दिस विल बी माय क्लास, थैंक यू, जय हिंद।